हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि जब लाइट जो है ट्रांसमिट होती है, प्रकाश जब संचरित होती है, तो कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं और जो है सो कि उसमें से पहली घटना कौन सी है और उसका हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहली जो घटना है जो हमारे जहन में आता है वो बहुत ही साधारण है और आपने उसे 10वीं क्लास में पढ़ा भी होगा, जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आज का हमारा लेक्चर जो है इसी पे बेस्ड रहेगा और इसी पे आधारित रहेगा और इसी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ये जो फिनोमेना है ये क्या है? प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तो देखिए, अक्सर होता क्या है कि जब हम अपने जीवन में भी किसी दिशा में चल रहे होते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि सामने कुछ अवरोध आता है, कई सारे रेजिस्टेंस आ जाते हैं, विरोध होता है और जो है सो कि हमारा जो है सो कि दिशा बदल जाता है, हम वापस लौट आते हैं। कुछ वैसी ही बात है यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये एक वॉल है, यानी कि ये एक दीवार है और मैंने क्या किया, एक क्रिकेट का बॉल लिया जिसका मास है कितना, m। अब ये जो क्रिकेट का बॉल है इसका मास है m और यदि मैं इसको क्या करूं, इस डायरेक्शन में इस दीवार पर स्ट्राइक करूं, इस डायरेक्शन में दीवार पे फेंकूं तो ये बॉल जाएगा और इस दीवार पे टकराएगा और टकरा कुछ इस डायरेक्शन में, इस दिशा में कुछ ऐसे ये बॉल परावर्तित हो जाएगी, टकरा के ऐसे वापस लौट आएगी। तो इस टकरा के लौटने की जो घटना है इसको हम कहते हैं परावर्तन, रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे बात किसकी हो रही है? गेंद की हो रही है। हमने गेंद कहाँ फेंका है? दीवार पे। तो यहाँ पे जब गेंद आ रही थी तो इधर क्या था? हवा, जो कौन सी अवस्था में है? गैसीय अवस्था में है। ये कौन क्या है? तो ये आपका दीवार। और ये कौन सी अवस्था में है? तो ठोस अवस्था में है। अर्थात ये क्या है? एक अलग माध्यम है। गैसीय अवस्था में जो हवा क्या है, ये क्या है? एक अलग माध्यम है। तो आप समझ सकते हो कि हमने क्या किया कि एक बॉल लिया और किसी डायरेक्शन में हवा जो एक माध्यम थी उसमें से ये गुजरते हुए आया, उसमें मैंने फेंका और ये जो बॉल जो है दीवार से टकराई और दीवार से टकराने के पश्चात फिर से वापस हवा में ही लौट गई। इधर तो हवा ही था ना, इधर तो एयर ही था ना। तो हमने क्या किया, एयर से फेंका और फिर एयर में वापस लौट गई, एक दूसरे मीडियम के सरफेस से टकरा करके दीवार से टकराया और टकरा के वापस से लौट गया। तो इस घटना को हम कहते हैं परावर्तन। चूंकि यहाँ गेंद है तो आप कह सकते हो गेंद का परावर्तन। लेकिन अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे एक हमारे पास मिरर हो, सिल्वर कोटेड, ये मैं इधर जो डैश डैश ये जो कर रहा हूँ इस पर सिल्वर कोटेड होता है, मतलब चांदी की लेप या परत कह लीजिए वो चढ़ाई होती, जिससे रिफ्लेक्शन अच्छा होता है, एक रिफ्लेक्टर सरफेस बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे एक मिरर है ये, जिसको आप जैसो कि दर्पण कह सकते हो हिंदी में। तो ये आपका एक मिरर है और अगर मैं बोलूं कि इधर से मैं एक टॉर्च जला दूं, इधर से मेरे पास एक टॉर्च है, जिसे मैं क्या करूं, इस टॉर्च को जलाऊं, तो इस टॉर्च से क्या होगा, बहुत सारी लाइट रेज निकलेंगी, बहुत सारी प्रकाश किरण निकलेंगी। सोच के देखिए, उसमें से मैं किसी एक प्रकाश किरण को चुनता हूं, उसमें से मैं किसी एक लाइट रेज को चुनता हूं और वो प्रकाश किरण हमारी ये वाली है। अब सोच के देखिए कि ये जो प्रकाश किरण है जब इस दर्पण पे आके टकराएगी, जब इस मिरर पे आकर के स्ट्राइक करेगी, तो इस तरफ आपने उसको क्या कर रखा है, कलर कर रखा है, यानी आपने क्या बना रखा है, अपारदर्शक, अपारदर्शक, ओपेक मीडियम जिसको कहते हैं, जिसमें लाइट आर पार नहीं कर सकती। जैसे दीवार है तो आपने गेंद फेंका तो दीवार को पार करके गेंद उधर नहीं चलेगी, दीवार को तोड़ करके जो है सो कि गेंद दूसरे तरफ नहीं चली गई। यहाँ पे कुछ उसी तरह की बात है। हालांकि परावर्तन के साथ साथ कुछ ऊर्जा का अपवर्तन भी होता है, अवशोषण भी होता है। आगे चल के इस बात पे मैं डिस्कस करूंगा और आपको पता चल जाएगी। परंतु
यहाँ पे क्या होगा कि ये प्रकाश किरण ऐसे आ रही है और इधर आपने जो है सो कि रंग दिया है, तो ऊर्जा की अधिकतम मात्रा, प्रकाश ऊर्जा की, इस प्रकाश किरण की अधिकतम मात्रा क्या होगी कि ऐसे टकरा करके जिस तरीके से बॉल ऐसे रिफ्लेक्ट हो रहा था, परावर्तित हो रही थी, वैसे ये प्रकाश किरण कुछ इस तरीके से क्या होगा, ये प्रकाश किरण ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। तो ये भी आपका क्या है, परावर्तन। इधर क्या है, मान लो इधर आपका क्या है, हवा है, एयर है, लौट के कहाँ गई, हवा में ही। ये क्या हवा है, नहीं, ये तो हमारा कांच का बना हुआ दर्पण है, मिरर है। तो ये एक अलग माध्यम है। तो प्रकाश किरण एक हवा से होते हुए आई, एक माध्यम से आई, दूसरे माध्यम के सतह से टकराती है, टकराई, स्ट्राइक की, दूसरे माध्यम के सतह से टकराई, और टकराने के पश्चात क्या हुआ, फिर से वो उसी मीडियम में चली गई जिस मीडियम से वो आई थी, हवा से आई और हवा में लौट के चली गई। तो इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। अब चूंकि यहां पे किसका रिफ्लेक्शन हो रहा है, लाइट का। किसका रिफ्लेक्शन हो रहा है, लाइट का। तो हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहां पे गेंद का रिफ्लेक्शन है और यहां पे किसका रिफ्लेक्शन है, लाइट का रिफ्लेक्शन है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मीनिंग क्या है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से होते हुए दूसरे माध्यम के सतह से टकराती है तथा टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है जिस माध्यम से वह आई थी, तो इस घटना को, इस फेनोमेनन को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो इसको हम लोग जरा नोट कर लेते हैं। क्या कहेंगे कि जब प्रकाश किरण किसी माध्यम से, किसी एक माध्यम से किसी एक, जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से, आप समझ जाओगे, यहां माध्यम लिखा है मैंने, जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से आती हुई किसी दूसरे माध्यम के सतह से टकराती है एवं टकराने के पश्चात, यानी टकराने के बाद, टकराने के पश्चात पुनः, यानी अगेन, फिर से, पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है जिस माध्यम से वह आई थी, जिस माध्यम से वह आई थी। तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या बोला मैंने कि जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से आती हुई किसी दूसरे माध्यम के सतह से टकराती है, ध्यान दीजिए, एक माध्यम से होती हुई, हवा से होती हुई प्रकाश किरण आई, दूसरे माध्यम कांच के सतह से टकराती है, और क्या हुआ कि टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, हवा से आई, हवा में ही लौट गई, पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो यह घटना, यह जो फिनोमेना है, तो यह घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आई बात समझ। तो ऐसी जब भी आपको घटना ये दिखाई दे कि जब भी कोई चीज जा रहा हो, किसी दूसरे सतह से टकरा रहा हो और टकरा के फिर से वापस लौट के आ जाए उसी मीडियम, जिस मीडियम से हो गया, तो उसको आप रिफ्लेक्शन कह सकते हो। वहां पे रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है। अब जो ये हमारा रिफ्लेक्शन है, इसके लिए जरूरी क्या है, जरा बात समझेंगे। रिफ्लेक्शन के लिए जरूरी ये है कि यहां पे आपका जो है सो कि ये जो
जिस सतह से ये टकरा रहा है, स्ट्राइक कर रहा है, ये ओपेक होना चाहिए, अपारदर्शक होना चाहिए। अगर सोच के देखिए, इधर मैं कलर नहीं कर रखा होता, इसको मैं इधर डार्क नहीं किया होता, तो अगर सिंपल ये कांच ग्लास का स्लैब में यूज किया होता, ना इधर से रंगा होता ना इधर से, तो प्रकाश किरण की क्या होती, अधिकतर मात्रा जो होती है, अधिकतर ऊर्जा जो होती है, वो क्या हो जाती, इसको पार कर जाती। आई बात समझ? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब परावर्तन होता है, रिफ्लेक्शन जब होता है, तो वहां पे क्या होता है हमारा कि रिफ्रैक्शन भी होता है और ऑब्जॉर्प्शन भी होता है। यानी मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, जरा आप समझेंगे। चलिए, हम लोग ये समझ रहे हैं कि अगर मान लो यहां पे हमने क्या ले लिया, एक मिरर ले लिया, एक तरफ इसको हमने क्या कर दिया, कलर कर दिया। अब इस पे क्या करते हैं, किसी एक इधर से ऐसे हम इस पे एक लाइट रेज डालते हैं, तो यहां पे क्या होगा, इस लाइट का ऐसे कुछ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। आप ये बात समझ रहे हो? तो देखो, प्रकाश तो एक प्रकार की ऊर्जा है, जैसा कि मैंने कल बताया था आपको कि प्रकाश के अंदर जो है तो की एनर्जी होती है। अब एनर्जी होती है तो एनर्जी जो है अगर वो वेव के फॉर्म में है, जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया हुआ था थोड़ा सा कि वो पार्टिकल नेचर भी शो करता है और वेव नेचर भी शो करता है। तो लाइट के पास जो एनर्जी होती है वो जब किसी सरफेस पे स्ट्राइक करती है, वो जब किसी सतह पे आपतित होती है, तो उस सरफेस पे तीन घटनाएं एक साथ होती हैं, तीन फेनोमेना एक साथ होते हैं। कौन कौन? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और ऑब्जॉर्प्शन, यानी कि परावर्तन, अपवर्तन और अवशोषण। ये तीनों घटना एक साथ होती है। तो भाई हम परावर्तन कब कहेंगे, अपवर्तन कब कहेंगे और अवशोषण कब कहेंगे? बात समझिए। 11th क्लास में अगर आपने हीट पढ़ी होगी तो आपको एक टॉपिक पढ़ाया गया होगा, परफेक्टली ब्लैक बॉडी, आदर्श कृष्णिका। कृष्णिका, कृष्ण यानी कि काला रंग, एक ऐसी वस्तु जो बिल्कुल काली हो, और इस पे एक जो है सो कि ऐसा डिवाइस भी बनाया गया था। खैर, आप जो है सो कि यहाँ पे समझिए, अगर मान लो कि यहाँ पे लाइट जब ये आपतित हो रही है, तो प्रकाश की अगर मैं बोलूँ कि, अगर समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि इस प्रकाश किरण में जो है सो कि 1000 जूल की एनर्जी है, 1000 जूल की एनर्जी है। तो अगर मान लो कि यहाँ पे ये दर्पण है और यहाँ पे क्या हुआ कि 10 जूल एनर्जी इस दर्पण ने एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। इसमें से 10 जूल एनर्जी क्या हो गया, इस एनर्जी को, इस मिरर को पार कर गया, मतलब ट्रांसमिट हो गया, उससे संचरित होकर के दूसरी तरफ चली गई, ठीक है। तो बाकी का 1000 में से जो बाकी का एनर्जी बचा वो क्या हो गया, वो यहां से रिफ्लेक्ट कर गई। तो आप देख रहे हो कि बहुत कम मात्रा में, बहुत कम ऊर्जा जैसे कि दर्पण अवशोषित किया और बहुत कम क्या किया, इसको पार किया, क्योंकि हमने क्या किया था, इस मिरर के दूसरे सरफेस को कलर कर दिया था, ठीक है। अच्छा, इसी चीज को एक फिर से यहां रिपीट करते हैं। मान लो हमने क्या किया, यहां पे एक लाइट को इंसिडेंट कराया और इसके अंदर 1000 जूल की एनर्जी है, सेम सिचुएशन है। अब क्या हुआ कि इस पॉइंट पे ये जो हम इधर कलर कर रहे हैं, इस कलर को नहीं करते हैं, मतलब हटा देते हैं। सिंपल ये ग्लास का स्लैब है, कांच का ये स्लैब है। अब मतलब कांच है सिंपल, जैसे चश्मा में होता है ना, ठीक है। अब मान लो कि ये प्रकाश किरण आ रही है, तो क्या होगा, अब ये सरफेस का, इस मटेरियल का गुण है, इस पदार्थ का गुण है कि 10 जूल एनर्जी को रख लेता है। लेकिन जब आप इसको इधर कलर कर दिए थे तो बहुत सारी ऊर्जा जो है सो कि इधर परावर्तित हो जा रही थी, पार नहीं कर रही थी। लेकिन इस बार क्या होगा, बहुत सारी ऊर्जा क्या हो जाएगी, वो पार कर जाएगी। यहां पे क्या होगा, कुछ एनर्जी रिफ्लेक्ट भी करेगी। सोच के देखिए, ऐसा नहीं होगा कि यहां रिफ्लेक्शन नहीं होगा, रिफ्लेक्शन होगा। यहां पे 1000 जूल की एनर्जी अगर आ रही है तो यहां पे क्या होगा, मान लेता हूं मैं कि 10 जूल एनर्जी रिफ्लेक्ट कर गई और 10 जूल इसने रख लिया और बाकी को क्या कर दिया, पार होने दिया। उसके बाद मैं क्या करता हूं कि यहां पे एक मैं ऐसी बॉडी यूज करता हूं जो बिल्कुल परफेक्टली ब्लैक है, काला कलर का है, बिल्कुल काला। सोच के देखो, ये एक ऐसी सतह है जो बिल्कुल ये डार्क है, बिल्कुल ये ब्लैक है। अब मैं क्या करूं कि इस पे अगर वही लाइट 1000 जूल वाली जो एनर्जी है, 1000 जूल एनर्जी वाली जो लाइट रेज है, उसको मैं इस पे डालता हूं, तो क्या होगा,
तो क्या होगा कि ऊर्जा की अधिकतर मात्रा, अधिकांश जो मात्रा होगी वो क्या होगी, ये जो परफेक्टली ब्लैक बॉडी है जो भी आप काला बना रहे हो, वो क्या होगा, वो इसको क्या एब्जॉर्ब कर लेगा। आपने पढ़ा होगा कि ब्लैक इज नो कलर, काला कोई रंग नहीं होता। कोई भी बॉडी से जिस कलर का लाइट रेज रिफ्लेक्ट होता है, परावर्तित होती है, वही उसी रंग का वो वस्तु हमें दिखाई देती है। तो यहाँ पे अगर ये काले रंग की वस्तु है तो काले रंग की वस्तुओं का गुण होता है, देखिएगा गर्मी के मौसम में हमें मना किया जाता है काले रंग का वस्त्र पहनने से। क्यों? क्योंकि आप काले रंग का वस्त्र पहनेंगे तो अधिकतर ऊर्जा की मात्रा वो काले रंग का जो वस्त्र होगा वो एब्जॉर्ब कर लेगी, अवशोषित कर लेगी, और आपको उसमें उष्मा मतलब क्या बोलते हैं, गर्मी ज़्यादा एहसास होगा, गर्मी ज़्यादा महसूस होगी और आपके पसीने आएंगे, तबीयत बिगड़ सकती है। और ये सजेशन दिया जाता है कि गर्मी के मौसम में सफ़ेद कपड़ा पहना कीजिए। क्यों? क्योंकि सफ़ेद के अंदर क्या गुण होता है कि वो लाइट रेज को क्या करता है, रिफ्लेक्ट बहुत अच्छा करता है। जितने सारे उस पर लाइट रेज आते हैं सबको रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, तो ये सफ़ेद की गुण होती है। तो देखिएगा जो है सो कि गर्मी के मौसम में अधिकतर लोग व्हाइट कलर ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन मैं वो नेता की बात नहीं कर रहा हूँ। नेता ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, वो लोग भाई साहब हमेशा करते हैं। तो यहाँ पे जो है सो कि उनके लिए कोई फिजिक्स और केमिस्ट्री मायने नहीं रखती है। ठीक है, तो खैर आगे बढ़ते हैं। तो ये मत सोचना कि सर वो लोग ठंडी में भी ठंडी वो व्हाइट क्यों पहनते हैं, ठंडी में तो ब्लैक पहनना चाहिए, तो फिर वो ऐसा, ये सब चीज़ नहीं सोचना आप। ठीक है, यहाँ पढ़ाई पे ध्यान दो। तो मैं क्या बोल रहा था कि जो 1000 जूल की जो एनर्जी है, अगर ये आता है और ब्लैक वाले बॉडी पे अगर इंसिडेंट होता है तो पता है क्या होगा, बहुत कम ऊर्जा होगी, बहुत कम ऊर्जा की मात्रा होगी जो इससे पार करेगी, बहुत कम ऊर्जा होगी जो इसको रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, लेकिन अधिकतर ऊर्जा की मात्रा जो होगी, ये बॉडी जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगी, रख लेगी। 10 जूल जाने देगी, मान लो 10 जूल रिफ्लेक्ट कर देगी और बाकी रख लेगी। तो ऊर्जा की अधिकतर मात्रा यहाँ पे क्या हो रही थी, परावर्तित हो रही थी। ऊर्जा की अधिकतर मात्रा यहाँ पे क्या हो रही है, पार कर जा रही है। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो एब्जॉर्ब हुआ है वो कम है, जो रिफ्लेक्ट हुआ है वो कम हुआ है, जो पार किया वो ज्यादा है। आई बात समझ में? चलो 10 अगर हटा दो तो 980 यहाँ पे पार कर गया। यहाँ पे 980 क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, और यहाँ पे 980 क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है। तो देखो, जब भी लाइट रेज वो चाहे इस पे इंसिडेंट हो या यहाँ पे इंसिडेंट हो या यहाँ पे इंसिडेंट हो, लाइट रेज प्रकाश किरण किसी भी तरह के सतह पे इंसिडेंट हो, आपतित होती है। 100% कोई भी एक फिनोमेना नहीं होता है। ऊर्जा की कितनी भी कम मात्रा, ये तो मैंने समझाने के लिए आपको डेटा ले लिया 1000 जूल, लेकिन अगर एक लाइट रेज आप उठाओ और उसके अंदर जो एनर्जी होती है 100% सारी की सारी एनर्जी, कोई भी बॉडी ना तो उसको एब्जॉर्ब कर सकता है, ना रिफ्लेक्ट कर सकता है, और ना ही उसको पार कर सकता है। ठीक है, अधिकांशतः कर सकता है। तो जब अधिकांशतः यानी ऊर्जा की अधिकतर मात्रा जब परावर्तित हो जाती है तो हम यहां नाम देते हैं परावर्तन। हमने क्या घटना, उस घटना का क्या नाम दिया, परावर्तन, रिफ्लेक्शन। ठीक है, आई होप थोड़ा सा बोर्ड की जो अभी क्वालिटी है या जो अभी यहाँ पे आपको साफ साफ देखने का जो प्रोसेस है वो मैंने प्रयास किया हुआ है कि सब कुछ सही हो और सुव्यवस्थित हो और सही तरीके से आपको दिखाई दे, समझ में आए। लेकिन इसमें अगर कोई भी कमी आपको नज़र आए तो ज़रूर मुझे बताइएगा, मैं उसको दूर करने की कोशिश करूँगा। या एक्स्ट्रा नॉइज़ वगैरह अगर जाता है या कोई मैं ज़्यादा जल्दी बोलूँ या ज़्यादा कोई भी चीज़ आपको अगर दिखे तो आप उस वीकनेस को बताएंगे तो मैं धीरे धीरे ठीक कर पाऊँगा। क्योंकि जब तक आप कमजोरी नहीं बताओगे, वीकनेस नहीं बताओगे, तब तक ठीक नहीं होगा ना। आपने पढ़ा होगा ना वो न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, डोब्रेनर का तिर्यक नियम, आवर्त सारणी वाला, है कि नहीं? तो जैसे जैसे उसमें की कमियां दूर होती चलेगी, हमारे पास क्या मिल गया, दीर्घ आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी मिल गया। तो वही चीज़ें होती हैं कि दिन ब दिन क्या होता है कि जब कमियां दूर होती हैं ना तो चीज़ें अच्छी होती जाती हैं। तो अभी जो है सो कि थोड़ा सा एक तो वाईफाई का प्रॉब्लम है, तो ठीक हो जाएगा तो फिर हम लोग आगे ऑनलाइन क्लासेस लाइव। बहुत सारे बच्चों का ये सवाल है कि सर लाइव क्लासेस कब से चलेगा, ये जो रिकॉर्डेड वीडियो आप अपलोड कर रहे हो, तो रिकॉर्डेड वीडियो ही आप 2-4 दिन देख लो तब तक, क्योंकि अभी वाईफाई का कनेक्शन लगा नहीं है, इसके लिए थोड़ा सा मैं क्षमा चाहूँगा। लेकिन लग जाता है तो हम लोग लाइव क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे कोई यहाँ पर मिल नहीं रहा, मैं कोशिश में हूँ, मतलब 3-4 दिन से मैं भाग भाग के परेशान हूँ। ठीक है, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है, इसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही थोड़ी सी, लेकिन मैंने प्रयास कर रखा है और कर रहा हूँ। अभी कोशिश है जल्दी लग जाए। तो यहाँ पे क्या होगा कि ऊर्जा की अधिकतर मात्रा जब परावर्तित होगी तो हम सिर्फ परावर्तन को बोलेंगे, इसको हम नजरअंदाज कर देंगे, हम बोलेंगे सीधे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो मिरर के लिए हम जनरल टर्म क्या यूज करेंगे, रिफ्लेक्शन, परावर्तन। जब भी लाइट का रिफ्लेक्शन करना होगा हमको मिरर यूज कर लेंगे। ठीक है, अपजॉर्प्शन, ये अपवर्तन, यहाँ पे क्या हुआ कि कम परावर्तित हुई,
यहाँ पे क्योंकि हमने जाने दिया लाइट को, कलर ही नहीं किया, तो ऊर्जा की अधिकतर मात्रा क्या हो गई, पार कर गई। तो यहाँ पे हमने नाम दिया अपवर्तन। अपवर्तन, रिफ्रैक्शन, रिफ्लैक्शन, रिफ्रैक्शन दोनों अलग अलग है, प्लीज केयर कीजिएगा इस बात पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये अपवर्तन में नाम दिया रिफ्रैक्शन, और ये क्या है, एब्जॉर्प्शन, अवशोषण, ठीक है। तो तीनों घटनाएं होती हैं, अगर एक बार में तीनों होती हैं, लेकिन जो अधिक होगी उसका हम नाम दे देते हैं। कोई पूछे यहाँ पे क्या हो रहा है तो अपवर्तन, यहाँ पे क्या हो रहा है तो अवशोषण, यहाँ पे क्या हो रहा है तो परावर्तन। क्यों? क्योंकि ऊर्जा की अधिकतर मात्रा परावर्तित हो रही है, यहाँ ऊर्जा की अधिकतर मात्रा पार हो जा रही है, यहाँ पे ऊर्जा की अधिकतर मात्रा अवशोषित हो जा रही है। आई बात समझ में? तो तीनों घटनाएं एक ही साथ होती है, ये तीनों अलग अलग नहीं होते, परंतु जो ज्यादा होती है उसी का हम नाम दे देते हैं, उसी के बारे में हम पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो जब मैं बोलूं परावर्तन, तो परावर्तन के साथ और भी चीजें हो रही हैं, लेकिन हम उसको नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं क्योंकि उसकी मात्रा बहुत ही कम है। क्लियर? चलिए, अब यहां पे एक बात तो मैं आपके साथ और डिस्कस करना चाहूंगा, और वो ये बात है कि जब मिरर पे जब लाइट रेज इंसिडेंट होती है तो उसका जो रिफ्लेक्शन होता है, प्रकाश का जो परावर्तन होता है, वो कौन से सरफेस से होता है, कहां से लाइट रेज वापस लौट के आती है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। और क्या परावर्तन होने से पहले अपवर्तन होता है, फिर परावर्तन होता है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आप एक बात बताओ, जो रोजमर्रा के जीवन में आप मिरर यूज करते हो, जो दर्पण आप इस्तेमाल करते हो, आपने देखा है उसकी कुछ थिकनेस होती है, कुछ मोटाई होती है, ठीक है। तो मैंने ना आपको समझाने के लिए यहाँ पे ये जो थिकनेस है, ये मोटाई है, इसको थोड़ा सा मैं ज्यादा कर लेता हूँ ताकि आपको बात थोड़ा ज्यादा समझ में आए, ठीक है। इसको मैं थोड़ा ज्यादा मोटाई कर लेता हूँ। ये रही आपकी मिरर की थिकनेस, ठीक है। और इधर से हमने क्या कर दिया, इसको ऐसे कलर कर दिया। तो जब आप मिरर के एक सरफेस को आप कलर करते हो, मिरर के एक सतह को आप रंगते हो, तो सोच के देखो कौन से सरफेस को रखते हो, या तो इसको कलर करोगे नहीं तो इसको कलर करोगे। अगर इसको कलर करोगे तो लाइट उधर से भेजोगे, इधर कलर करोगे तो इधर से भेजोगे। तो जब दर्पण को आप रजतित करते हो, रंगते हो, कलर करते हो, सब एक ही बात है। तो जब इस सरफेस को आपने रंगा तो बिल्कुल बीच में क्या है, ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शक है। तो जब प्रकाश किरण, मान लो कि मैंने ऐसे इसमें यहाँ पे इस पॉइंट पे, इस बिंदु पर एक प्रकाश किरण आपतित करवाया, तो अगर ये लाइट जाकर के यहाँ पे इंसिडेंट होती है, तो क्या ये प्रकाश किरण, प्रकाश की अधिकतर मात्रा, इस प्रकाश की जितनी भी ऊर्जा है, क्या यहां से अधिकांशतः परावर्तित हो जाएगी? अभी तो मैंने बोला था कि ट्रांसपेरेंट होगा, पारदर्शक होगा। अगर आप रंगोगे नहीं तो आपने बीच में थोड़ी रंगा है, ये तो इसकी थिकनेस है, इसकी मोटाई है, ये ग्लास का स्लैब टाइप का है, ठीक है। मोटाई कम होती है जिस मिरर में हम अपना फेस देखते हैं, बट आप उसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा ज्यादा करके दिखा रहा हूं। तो यहाँ पे आप इसको तो कलर नहीं करते ना, इसके अंदर हाथ डाल के थोड़ी इसको रंग रहे होते हो, इसके बाहर सरफेस को कलर कर रहे होते हो। तो यहाँ पे जब लाइट इंसिडेंट होती है तो यहां से रिफ्लेक्शन कैसे हो जाएगा, ऊर्जा की अधिकतर मात्रा यहां से कैसे परावर्तित हो जाएगी? तो परावर्तन पहले नहीं होगा, पहले अपवर्तन होगा। लाइट रे पहले यहां से इन करती है, और आपने 10th क्लास में थोड़ा सा तो पढ़ रखा होगा, बट आगे पढ़ेंगे तो ये बात आपको और क्लियर हो जाएगी। क्या पढ़ा है, याद करो कि जब प्रकाश किरण हवा से, इधर मान लो थोड़ा देर के लिए कि हवा है और ये क्या है, कांच है, तो आप सब जानते होंगे कि जो वायु में प्रकाश की चाल होती है वो लगभग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड इतना होता है, या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड ऐसा बोलते हैं। और कांच में कितना होता है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या इसी को बोलते हो 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, ऐसा होता है। तो आपको पता है कि कांच में प्रकाश किरण की चाल कम होती है, वायु में प्रकाश किरण की चाल अधिक होती है, तो इसको आप कहते हो सघन। जिसमें प्रकाश किरण की चाल कम उसे क्या कहते हो, सघन। जिसमें प्रकाश किरण की चाल ज्यादा, इसके सापेक्ष में उसको क्या कहते हो, विरल, रेयरर, डेंसर। पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत तो याद होगा प्लीज। अभी मैं रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए यूज कर रहा हूँ, जब पढ़ेंगे तो फिर इस पर अच्छे से डिस्कशन करेंगे, विरल, सघन सब पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या है कि जब ये लाइट ऐसे आ रहा है, तो अब सोचो कि आपतन बिंदु है, इसे थोड़ा सा मैं एक नॉर्मल खींचता हूं, अभिलंब, नॉर्मल, ये सब कहानी बस समझाने के लिए बोल रहा हूं। अब जरा ध्यान देना, ये प्रकाश किरण से जा रही है, तो आपको थोड़ा सा इस बात का ज्ञात होना चाहिए कि ये विरल से जब सघन में जाती है तो बेंड करती है, मुड़ती है अपने लाइट, ये जो लाइट है अपने डायरेक्शन को छोड़ती है, अपने डायरेक्शन को चेंज करती है। कैसे चेंज करती है? तो कहा जाता है कि जब प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की तरफ मुड़ती है। व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम rarer to denser, then light bends towards the normal.
वो अविलंब की तरफ मुड़ जाती है, तो ये सीधे ना जाकर के थोड़ा सा ऐसे बेंड हो जाएगी। अब क्यों बेंड होगी इस पे भी चर्चा करेंगे, नो टेंशन, ठीक है। बट अभी ऐसे आपने पढ़ रखा, जो पढ़ रखा है मैं समझाता हूँ। तो देखो लाइट ऐसे गई और ये ऐसे इसके अंदर बेंड कर गई। अब ये जब बेंड करके जब अंदर गई स्लैब के अंदर, तो यहाँ पे आ गई। अब क्या हुआ, इधर से जाने को, अब ये मीडियम ये जो इधर है, इधर आपने कलर कर रखा है, अब ये लाइट एनर्जी को इधर जाने नहीं दे रहा है, यहाँ से इसका रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ से प्रकाश किरण ऐसे परावर्तित होगी। सोचिए ये इस प्रकाश किरण का जो रिफ्लेक्शन होगा ये कुछ ऐसे होगा। अब जब यहां से रिफ्लेक्शन होगा तो सोच के देखिए कि फिर प्रकाश किरण कहां है, कांच में है। अब कांच से फिर कहां जा रही है, तो हवा में। तो फिर से आप नॉर्मल यहां पे लो, अविलंब। तो क्या पढ़ा है आपने कि जब सघन से विरल में प्रकाश किरण जाती है, सघन से विरल में प्रकाश किरण जाती है, तो उस समय क्या होता है, प्रकाश किरण अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब अविलंब से दूर भागती है। तो अगर वो अविलंब से दूर भागती है तो इसको जाना चाहिए था सीधे, लेकिन ये सीधे ना जाकर के थोड़ा सा ऐसे जाएगी, ऐसी कुछ कहानी बनेगी इसकी, ये ऐसे चली जाएगी, ये ऐसा। तो जो लाइट रेज ऐसे इस पे आपने इंसिडेंट करवाया था वो, और जो ये रिफ्लेक्ट करके बाहर निकल कैसे जा रहा है, उसकी कहानी जो है, ये पॉइंट जो एक पॉइंट यहां जो दिख रहा है और एक पॉइंट जो यहां दिख रहा है, ये दरअसल आपको एक ही पॉइंट पे यहाँ पे दिखाई इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि जो इसकी थिकनेस होती है वो कम होती है। इसको जैसी थिकनेस कम करोगे ना तो ये पॉइंट अपने आप ये थोड़ा थोड़ा करीब आने लगेंगे। आई बात समझ में? ये थिकनेस ज्यादा लेकर के समझने की कोशिश करोगे तो ये जो पॉइंट है और ऐसे सेपरेटेड चले जाएंगे। आप एक और डायग्राम बनाओ, थिकनेस ज्यादा रख लेना, मोटाई ज्यादा रख लेना, थिकनेस यानी कि मोटाई ज्यादा रख लेना, उसको कम करके चेक कर लेना। तो ये पॉइंट ऐसे ऐसे मतलब थोड़ा सा वो ऊपर नीचे करेंगे। तो आप समझ सकते हो कि ये वाला जो लाइट ऐसे आ रहा है और यहाँ से जो ऐसे लाइट जा रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि रिफ्लेक्शन, जो परावर्तन है वो इस सरफेस से नहीं हो रहा है। रिफ्लेक्शन के पहले रिफ्रैक्शन हो रहा है, परावर्तन के पहले अपवर्तन हो रहा है, उसके बाद यहां से परावर्तन हो रहा है। आई बात समझ? ठीक है। तो हम लोग ऐसे सिंपल वे में जो है सो कि ऐसे मिरर यूज करते हैं, उसकी थिकनेस कम होती है, फटाक से ऐसे लाइट लेके जाते हैं और जो है सो कि ऐसे लेके चले जाते हैं, एक ही पॉइंट से दिखा देते हैं, ऐसी कुछ कहानी। ठीक है। तो दिखाने का ये शॉर्ट फॉर्म है, बट होता कुछ ऐसे है ये कहानी। ठीक है। तो आई होप मुझे ये समझना चाहिए कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि जब परावर्तन होता है तो वहां पे अपवर्तन, अवशोषण और जो है सो कि आपका अपवर्तन, ये तीनों घटनाएं होती हैं। और एक और बात यहां पे मैंने बताई आपको कि परावर्तन से पहले अपवर्तन होता है, और अपवर्तन कौन से सरफेस से होता है? सबसे पहले वाले सरफेस से अपवर्तन होगा, रिफ्रैक्शन होगा, और फिर पीछे वाले सरफेस से, सतह से परावर्तन होगा। ठीक है। अब इस परावर्तन के लिए हम ना परावर्तन को दो रूप में कैटेगराइज करते, बांटते हैं। तो जो परावर्तन है होगा हमारा, ये क्या होता है कि ये दो फॉर्म में इसको कैटेगराइज कर सकते हो। हमने क्या बोला, एक को बोला रेगुलर, यानी बोला नियमित, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, नियमित। ठीक है। नियमित परावर्तन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। और एक को बोला हमने अनियमित परावर्तन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है। बाय द वे अगर कहीं किसी स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाए तो आप ठीक कर लेना, गूगल वगल कर लेना। ठीक है। थोड़ी सी मेरी वो जो अल्फ़ाबेट होते हैं ना वो थोड़ा इधर उधर थोड़ा सा वो हिलते डुलते रहते हैं, तो थोड़ा सा वो आप चेक कर लेना। अदरवाइज मुझे उम्मीद है ठीक ही होगा ये वाला फिलहाल। तो जो परावर्तन होता है उसको हमने दो भाग में बांटा, एक को बोला हमने नियमित परावर्तन और एक को बोला अनियमित परावर्तन। ठीक है। रेगुलर, इरेगुलर। इरेगुलर को एक और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं डिफ्यूज्ड, भी लिखा रहता है कहीं कहीं, डिफ्यूज्ड। देखिए मैंने बोला ना डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। क्या बोलोगे आप इसको? चलिए यहां पे देखिए मेरा वो बेचारा थोड़ा सा SD में खिसक गया था, कोई नहीं। तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोलिए, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोलिए, दोनों में जैसे कि। अच्छा, इसके कॉन्सेप्ट को समझ लो, डेफिनेशन खुद से लिख लोगे, ट्राई करना, मैं समझा देता हूँ, बहुत ही आसान है। जैसे मान लो ये मिरर है, ठीक है, और हमने क्या किया कि इस पे दो लाइट रेज ऐसे भेजे जो दोनों आपस में पैरेलल थे। ठीक है।
दो लाइट रेस, दो प्रकाश किरण हमने इस पे इंसिडेंट करवाए, जो दोनों आपस में क्या थे, पैरेलल थे। और ये है हमारा क्या, मिरर। अब क्या होगा, इसका एक रिफ्लेक्शन हो जाएगा ऐसे, इसका एक रिफ्लेक्शन हो गया ऐसे, और इसका जो रिफ्लेक्शन हो गया वो कुछ ऐसे, ये ध्यान देना। तो ये दोनों इंसिडेंट रे हैं, आपतित किरणें हैं, और ये दोनों परावर्तित किरणें हैं, ठीक है। अब ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल। पैरेलल मतलब इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जो लंबवत दूरी है, वो हर जगह क्या है, समान है। जब रिफ्लेक्शन हुआ तो इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो भी क्या है, इक्वल है। तो आप इसको कहोगे नियमित परावर्तन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। आई बात समझ में। डायग्राम कैसे बनाओगे, डायग्राम ऐसे बनाओगे, आप ये सीढ़ी की तरह मत बना लेना, ठीक है। आप ऐसे बनाओगे, जैसे मान लो ये मिरर है, दो लाइट रेज ऐसे इस पे पैरेलल आ रहे हैं, और इसका रिफ्लेक्शन अगर ऐसे हो गया, तो इस तरह के परावर्तन को हम क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन कहते हैं। तो सिंपल डेफिनेशन बनाओगे क्या, कि वैसा परावर्तन, यानी कि वह परावर्तन जिसमें आपतित प्रकाश किरणें आपस में समांतर होती हैं एवं परावर्तित प्रकाश किरणें आपस में समांतर होती हैं। क्या बोला मैंने, मैं लिख दूं, ये आप कर लोगे, कर लेना, ठीक है। क्या करोगे, वैसा परावर्तन या वह परावर्तन जिसमें आपतित प्रकाश किरणें आपस में समांतर एवं परावर्तित प्रकाश किरणें भी आपस में समांतर हो, क्या कहलाता है, नियमित परावर्तन कहलाता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाता है। सिंपल है। अच्छा, जस्ट सोचो, दिमाग लगाओ जरा, इसका क्या हाल होगा, अनियमित, मतलब जो नियमित नहीं हो, जिसका ऑर्डर डिसऑर्डर हो जाए, है कि नहीं। सिंपल सोच सकते हो। अब मान लो कि जो सरफेस है, सरफेस बेसिकली होते क्या है ना, कि इसको आप दो तरह से सोच सकते हो। अब एक बात बताओ, आपने कभी कोशिश करी कि आपका जो घर का दीवार है उसमें अपने अपना चेहरा देखने की, कभी ऐसा हुआ। मिरर में आप जाते हो, फटाक से बोलते हो, मम्मी मैंने स्नान कर लिया है, थोड़ा मिरर लाइएगा, है कि नहीं। चाहे जो भी आप मिरर सामने लगा होता है, फटाक से ले जाते हो, उसमें अपना चेहरा देखने लगते हो, बाल बाल करने लगते हो, है कि नहीं। क्या आपने कभी दीवार में या कहीं और आपने कभी अपने फेस या बाल को करने की कोशिश करी, देखने की कोशिश करी। पता है, मिरर से अच्छा, मतलब मिरर से साफ, जैसे कि आपको अच्छा, मतलब वॉल के अंदर आपको आपका फेस नहीं दिखता, या यूं कह लीजिए कि आप किसी और वस्तुओं में, जैसे आपने कभी खाते टाइम प्लेट व्लेट में अपना ये देख लिया हो, चाहे आपने पानी वानी अपना फेस आप देख लेते हो, तो पानी के अंदर तो वो अलग बात है, रिफ्रैक्शन के प्रोसेस हो जाते हैं। बट यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं, कि अगर आप किसी ऐसे सरफेस में अपना चेहरा देखने की कोशिश करो जो मिरर नहीं है, जो मिरर के जैसा नहीं है। मिरर का मीनिंग क्या है, मिरर का मीनिंग ये है कि आप वैसे सतह को दर्पण कह सकते हो। जैसे आपसे कोई पूछ जाए कि दर्पण क्या है, तो क्या बोलोगे आप, तो वैसा सतह जहां से परावर्तन नियमित होता है, मतलब इसके आधार पे आप मिरर को डिफाइन कर सकते हो। मिरर एक ऐसा सरफेस होता है, एक ऐसा मतलब सतह होता है जहां से जब लाइट उस पर इंसिडेंट करोगे तो उसका रिफ्लेक्शन जो होगा वो रेगुलर होता है। आई बात समझ। अब होता क्या है कि कोई भी लाइट रेस जब दीवार पे इंसिडेंट होती है तो वो जो सरफेस है वो इतना स्मूथ नहीं होता, इतना चिकना नहीं होता, उस पर इतने अप एंड डाउन होते हैं, उस पर इतने फ्रिक्शन होते हैं कि वहां से जो रिफ्लेक्शन होने वाला है वो रेगुलर नहीं होता। अब याद करो सही से कि मैंने रे ऑप्टिक्स के बारे में क्या बोला था, किरण प्रकाश के बारे में, कि जब तक आप रे ऑप्टिक्स पढ़ोगे तब तक आप लाइट को पार्टिकल मानोगे। तो सोच के देखो कि अगर लाइट पार्टिकल नेचर शो कर रहा है और उसको किरण बोल रहे हो, रे ऑप्टिक्स की तरह रे ऑप्टिक्स में आप स्टडी कर रहे हो, तो सोच के देखो कि इसमें ना मैं मान लेता हूं कि दो पार्टिकल है। इस दो पार्टिकल को, लाइट के पार्टिकल को सोचो, इसमें जो पार्टिकल्स हैं जिसको न्यूटन ने कर्पस्कुलर बोला, कणिका बोला, ये अगर इस कण के रूप में यहाँ पे आते हैं, टकराते हैं, तो ये जितना ही स्मूथ होगा उतना ही इस तरह का रिफ्लेक्शन अच्छा से पॉसिबल है। ठीक है। अगर अब मैं बोलूं कि ऐसा कोई सरफेस है कुछ इस तरह का, ठीक है, और इस सरफेस पे आप दो बॉल डालो, एक ऐसे फेंको और एक ऐसे, दो कण ऐसे फेंको, क्या ये आप कॉन्फिडेंट होकर के कह सकते हो कि ये जब यहां आएगा तो इसका रिफ्लेक्शन ऐसे ही होगा, ये वाला पार्टिकल ऐसे ही जाएगा और ये वाला पार्टिकल यहां से आके ऐसे ही जाएगा? नहीं बता सकते आप। चाहे ये ऐसे सोचो कि अगर मान लो कि मेरे पास ये मिरर है, बिल्कुल स्मूथ सरफेस है, दो मेरे पास पार्टिकल है, मैंने उसको सीधा ड्रॉप कर दिया, ऐसे छोड़ दिया तो सीधा गया, स्मूथ सरफेस से टकराया, सीधे आ गया। लेकिन अगर मैं बोलूं कि एक रफ सरफेस है कुछ इस तरह का, और इस पे मैं दो पार्टिकल ऐसे सीधे ड्रॉप करूं और एक बार इस पे सीधे दो पार्टिकल मैं ड्रॉप करूं, तो सोच के देखो यहां चांसेस क्या है कि पैरेलल आए और पैरेलल ही चले जाएं। लेकिन क्या यहां पॉसिबल है कि ये पैरेलल है और पैरेलल नहीं जाए? ये दोनों पैरेलल तो आ सकते हैं लेकिन पैरेलल नहीं जा सकते। ये आएंगे तो क्या होगा, कोई इधर चला जाएगा, कोई इधर चला जाएगा, ये आपस में टकरा जाएगा, या दोनों एक ही डायरेक्शन जा सकते हैं अजीबोगरीब तरीके से, हाँ कि ना? पूरा डिसऑर्डर क्यों? बिकॉज ऑफ दिस सरफेस। इस सरफेस का जो रफनेस है,
इसका जो खुरदुरापन है, इसके जो अप एंड डाउन्स हैं, इसका जो फ्रिक्शन है, इस पे जो हिल्स एंड वैलीज हैं, मतलब जो हिमालय की घाटी और पहाड़ी जो है, उस तरह की कहानी होती है इसके ऊपर। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन यहाँ भी होगा। लाइट रेज अगर आएंगी तो ऐसा नहीं है कि टकरा के वापस नहीं जाएंगी, जाएंगी, रिफ्लेक्शन होगा, बट यहाँ पे रिफ्लेक्शन रेगुलर नहीं होगा, नियमित नहीं होगा, वो अनियमित परावर्तन होगा। तो बड़ा सिंपल है, आप जब यहां बोल रहे थे तो क्या बोल रहे थे, वह परावर्तन जिसमें आपतित प्रकाश किरणें समांतर हो और परावर्तित किरणें भी आपस में समांतर हो, नियमित परावर्तन कहलाता है। और यहां क्या बोलोगे कि वैसा परावर्तन, क्या बोलोगे, वैसा परावर्तन जिसमें, मैं एक लिख देता हूं, नहीं तो आप कहोगे सर आपने दोनों छोड़ ही दिया। क्या लिखोगे आप, वैसा परावर्तन जिसमें आपतित प्रकाश किरणें आपस में समांतर हों परंतु परावर्तित प्रकाश किरणें, परंतु परावर्तित प्रकाश किरणें आपस में समांतर न हो, कॉमा, अनियमित परावर्तन कहलाता है। अनियमित परावर्तन कहलाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी कि रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो अब जो है यहाँ पे जब भी मैं बोलूँगा कि रेगुलर और इरेगुलर क्या होता है तो आप बात पकड़ लोगे। आई होप आपको ये दोनों टॉपिक जो है सो कि अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और आप समझ गए होंगे कि रेगुलर कहाँ होगा और इरेगुलर कहाँ होगा। और जब रेगुलर होगा तो नीचे वाला सरफेस कैसा होना चाहिए, उसे क्या बोलते हैं, रेगुलर। अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो समझ जाना है कि वहाँ पे जो नीचे वाला सरफेस है, जो भी सरफेस है, वो मिरर है, दर्पण है। ठीक है, दर्पण का मतलब देखो ये मत समझना कि जो आप, दर्पण का मतलब ये सिर्फ मत समझो आप कि जिसमें आप चेहरा देखते हो। दर्पण का मतलब ये है, मिरर का मतलब यहाँ पे ये है कि वो हर सरफेस जहां से रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। अच्छा बताओ, आपने टेलीविजन देखा तो टेलीविजन का जो सरफेस होता है वहां से भी रिफ्लेक्शन हो सकता है, क्योंकि उस पर कांच लगे होते हैं। तो ऐसा नहीं है, अब देखो उसमें क्या है कि ट्रांसपेरेंट है, उसमें लाइट आर पार हो रही है, आपने किसी को कलर नहीं किया तो वो हो सकता है, वो वहां पे आप रिफ्लेक्शन नहीं बता पाओ। लेकिन मिरर का मतलब क्या, एक ऐसा सरफेस जहां से जब रिफ्लेक्शन हो तो वो रेगुलर हो सके, उसको हम मिरर बोलते हैं। आप सिर्फ ये ना, अच्छा आप कभी भी ये गलत फहमी ना बैठाओ दिमाग में कि मिरर सिर्फ वही होता है जिसमें आप चेहरा देखते हो, ऐसा है ही नहीं। मिरर कोई भी ऐसा सरफेस जिसको आप बहुत ही स्मूथली बना सको। आपने देखा कि जो है सो कि हमने वो जिस प्लेट व्लेट में, थाली वाली वगैरह में आप खाते हो, उसमें कई बार अपना फेस देखने की कोशिश करो, आपको थोड़ा सा रिफ्लेक्शन होता है और आपको दिखाई देती है, आपका इमेज उस टाइप हल्का फुल्का दिखाई देता है। हाँ, वो परफेक्ट मिरर नहीं है, उसको बहुत उतना अच्छा मिरर नहीं कर सकते, क्योंकि लाइट की उतनी एनर्जी को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, उतने अच्छे ढंग से नहीं कर रहा, उसके अंदर भी डिसऑर्डर है। बट मिरर का कॉन्सेप्ट ये है कि मिरर उसको बोलेंगे जो लाइट का रिफ्लेक्शन करे और वो रेगुलर करे। ठीक है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। अब जब परावर्तन होता है यानी रिफ्लेक्शन होता है, तो रिफ्लेक्शन से रिलेटेड बहुत छोटे छोटे टर्म्स जो काफी निम्न वर्ग में, आपने 8वीं वर्ग में, 10वीं वर्ग में पढ़ाई करी होगी, उसकी मैं छोटे छोटे डेफिनेशन बता देता हूं, और जो है सो कि आप उसे नोट कर लेना, और उससे रिलेटेड जो लॉज वगैरह हैं और जो टॉपिक वगैरह हैं वो अच्छे से क्लियर कर लो, फिर जो है सो कि हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो आगे का जो हमारे यहाँ टॉपिक है, जैसे हम लोग क्या क्या इसमें देखने वाले हैं कि आपतित किरण पहला, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे इंसिडेंट रे। दूसरा हम लोग देखेंगे परावर्तित किरण, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे।
तीसरा पॉइंट हमारा होगा आपतन बिंदु, इंसिडेंट पॉइंट या पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोल सकते हो इसको। चौथा हम लोग देखेंगे आपतन बिंदु पर अभिलंब, नॉर्मल ऑन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल ऑन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। हो सकता है यहाँ पे एट या ऑन, जो भी आपने ग्रामेटिकल अपना देख लेना। आपतन बिंदु पर अभिलंब नॉर्मल ऑन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और फिर हम लोग देखेंगे आपतन कोण, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसे हम लोग आई से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल आई से दिखाएंगे। और अगला टॉपिक होगा हमारा वो होगा परावर्तन कोण, परावर्तन कोण एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हाँ, एंगल ऑफ परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसे हम लोग स्मॉल आर से इंडिकेट करेंगे। तो ये बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिसको आपने 8वीं या 10वीं वर्ग में पढ़ा होगा। आप ये मत सोचना कि मैं ये बोल के निकल रहा हूँ कि 8वीं या 10वीं वर्ग में पढ़ा होगा तो मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं सब कुछ समझा रहा हूँ, सब कुछ बोल रहा हूँ। आप वैसी चीज़ें, चूंकि आप 12th की पढ़ाई कर रहे हो, तो वैसी चीज़ें जो काफ़ी सिंपल और साधारण है उतना तो आप कर ही सकते हो, है कि नहीं। देखो, जब तक आप नहीं चाहोगे तब तक दुनिया की कोई भी ताकत आपको बहुत आगे नहीं बढ़ा सकती है, बहुत ऊंचाई पे नहीं ले जा सकती है, ठीक है। कोई कितना भी मोटिवेट कर ले, ठीक है। तो जिस दिन सेल्फ मोटिवेशन आपके अंदर आ जाएगा, खुद से आप सोचने लगोगे कि नहीं मुझे कल से बेहतर आज करना है खुद का, देन उसके बाद आपको कोई नहीं हरा सकता है। आप खुद से कंपेयर करो और अपना सेल्फ मोटिवेशन बनाओ, ठीक है। नहीं तो कोई भी आएगा 10 मिनट के अंदर 10 बातें बोल के जाएगा और आप उससे मोटिवेट हो जाओगे, और वो एनर्जी जैसे कि चंद मिनट, चंद घंटे या 1 या 2 दिन रहती है, फिर उसके बाद सारी एनर्जी खत्म हो जाती है, ठीक है। क्योंकि आप जब मोटिवेशन सुन के आते हो ना, तो एक्साइटेड स्टेट में काम करते हो, ठीक है। जबकि आपको समझा रहा होता है, आपको एनर्जी भर देता है आपके अंदर, ऊर्जान्वित कर देता है, तो आप एक्साइटेड होकर काम करते हो। एक ही दिन क्या होगा, उस दिन पता है क्या होगा कि मोटिवेशन लेके आओगे और पढ़ाई क्या करोगे, पूरा एकदम लग जाओगे, 10-12 घंटे पढ़ाई करोगे। अब जो 10-12 घंटे लगातार पढ़ाई करेगा उसका क्या होगा, दिमाग कैसे दिख रहा हो, ठीक है। अभी क्या होगा कि पढ़ो, अच्छी बात है, लेकिन आप वो क्या है ना कि एक रूटीन वाइज अपना कर करके रेगुलर और खुद से कंपेयर करके पढ़ाई करो। ये नहीं कि बस एक बार जुनून हुआ, सवार हुआ, कोई मोटिवेट किया और कहीं से सुना मैंने कुछ भी, और एक ही बार में पढ़ने लगा पूरा 20-22 घंटा, पूरा स्वास्थ्य, हेल्थ वगैरह सारा कुछ बिगाड़ लिया मैंने, ऐसा कुछ नहीं। खुद सोचो कि अपनी एक रूटीन बनानी है, उसके अकॉर्डिंग अपना पढ़ाई करो और रेगुलर उसको मेंटेन करो और एक कांस्टेंट तरीके से अपना चलो, जिस टाइप से हिसाब से अपना टाइम चलता है, ठीक है। जैसे आज तक किसी दिन में 24 घंटे से हमने 25 घंटे नहीं बोले, ठीक है। जैसे टाइम का अपना एक टाइम होता है, वैसे तुम भी अपना टाइम बनाओ। और सेल्फ मोटिवेशन, दूसरे के मोटिवेशन से बहुत आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करो। और दूसरी चीज कि खुद अपना जो है सो कि ये करो, सेल्फ स्टडी जितना करोगे, जितना खुद पे मेहनत करोगे खुद के लिए, उतना ही तुम आगे बढ़ते जाओगे, याद रखो, ठीक है। कोई भी आपको, मैं या कोई भी, हम पढ़ा सकते, समझा सकते, रास्ता दिखा सकते, आप जितना महान बनोगे उसमें सबसे बड़ा का योगदान आप ही का होगा, ये बात ध्यान रखोगे। और वो जितना स्ट्रगल करोगे वो जो है कि उसका प्रतिफल आपको मिलेगा। मेहनत का कोई ऑप्शन नहीं होता, ध्यान रखना। आपतित किरण क्या होता है, इंसिडेंट रे, बहुत सिंपल बात है। स्रोत से आने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं, सिंपल बात, आप लिख लोगे, क्लियर हो गया। जैसे मान लो कि यहाँ पे मिरर है, इधर आप कोई सोर्स रखोगे तभी तो लाइट आएगा, बल्ब हो, सन हो, टॉर्च हो, कोई भी चीज होगी जहां से लाइट आएगा, तो सोर्स जो होगा वहां से लाइट लेके आओगे। ऐसे लाइट थोड़ी ना आ जाएगा, मैं फटाक से बोल रहा हूँ कि चलो इधर से एक प्रकाश किरण आया, कहाँ से आया, स्रोत से आया। सोर्स होगा कोई तो होगा जहां से लाइट इमिट हो रही होगी, उत्सर्जित हो रही होगी, तो स्रोत से आने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं, जो किसी सतह पर जाकर टकराती है। कहानी खत्म, लिख लोगे, कोई नहीं। चलो मैं इधर एक डायग्राम बना देता हूँ ऐसे, ये क्या है, आपतित किरण है। आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं, ये वाला पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अरे समझ में, आपतित प्रकाश किरण दर्पण के या किसी सतह के जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्लियर हो गया। परावर्तित किरण क्या, तो यहां से टकराने के बाद ये लौटेगी, अभी परावर्तन पढ़ा हमने, तो जो लौटेगी इसको क्या बोलोगे, परावर्तित किरण, सिंपल बात है। तो ये आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये आपतन बिंदु, ठीक है। अगला
ये परावर्तित किरण हो गया, आपतित किरण हो गया, आपतन बिंदु हो गया। उसके बाद आपका आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब, नॉर्मल ऑन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। आपको एक नॉर्मल खींचने हैं, मतलब जो 90 डिग्री बना है। तो इस मिरर पे 90 बनाने वाला लाइन ये देखो यहाँ भी है, 90 बनाने वाला लाइन ये भी है, 90 बनाने वाला ये भी है। लेकिन वो जो आपको नॉर्मल लेने हैं, ये जो आपको अभिलंब लेने हैं भाई साहब, वो कहाँ लेने हैं? ऑन दी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। कहाँ? आपतन बिंदु पर लेने हैं। आपतन बिंदु कहाँ है? यहाँ पे। तो यहाँ पे कैसा लाइन खींचो, ये आपका नॉर्मल हो जाएगा, जो मिरर पे कितना बनाएगा? मिरर पे 90 बनाएगा। तो ये हो गया आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ठीक है। उसके बाद आपतन कोण, तो आपतन कोण किसे कहेंगे? तो चलो मैं यहाँ कर देता हूँ एक छोटा सा डायग्राम। अब बताना इसको आप क्या बोलोगे? आपतित किरण। अरे भाई स्रोत इधर होगा तो प्रकाश किरण इधर से आएगी, स्रोत नीचे रखोगे तो ऐसे जाएगी, क्या फर्क पड़ता है? रे डायग्राम देख लो, उसके हिसाब से बता सकते हो। तो ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये आपतन बिंदु और ये अभिलंब, इतनी कहानी समझ में आ गई आपको। अब आपतन कोण, तो आपतित किरण ये और ये रहा आपका आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। आई क्या लिखोगे? बोलो। आपतित किरण और आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल ऑन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, और इसको क्या बोलोगे? आर बोल देना। क्या? परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण बोलते हैं। आई बात समझ में? अभी फटाक से कोई सोच रहा होगा सर आई बराबर आर। यस, आई बराबर आर, और मुझे पता है कि आप जानते हैं परावर्तन का नियम। और यहाँ से हमारा अगला लेक्चर स्टार्ट होगा परावर्तन के नियम से, और फिर इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो आई होप आप सबको जो है सो कि पढ़ने में, समझने में और कुछ नया सीखने को मिला होगा। आप सब कुछ पढ़ते हैं, जानते हैं, अच्छी बात है। और बहुत सारे स्रोत हैं, परंतु इसमें कुछ अच्छा लगेगा आपको। और आई होप जिस तरीके से आपने मुझे पहला वीडियो, जिस तरीके से आप लोगों ने देखा, जिस तरीके से आप कंटिन्यूसली पढ़ाई कर रहे हो, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमेशा इसी तरह से कंटिन्यूसली जुड़े रहेंगे और मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।